वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति का मतलब होता है कि हम इसमें उन संरचनाओं को बनाना सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, या फिर हमारी जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं हम उनको बनाना सीखते हैं। ज्यामिति जो है वो एक रेखागणित का रूप है, जिसे जियोमेट्री भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा आकृतियों को बनाने में या फिर हमारे वास्तविक जीवन में जब किसी संरचना का हम निर्माण करते हैं, चाहे घर का निर्माण करें या फिर किसी बिल्डिंग का या किसी पार्क का, तो वहाँ पर जब उसका कच्चा चित्र बनाया जाता है, वह कच्चा चित्र प्रायोगिक ज्यामिति का उपयोग करके ही बनाया जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि एक चतुर्भुज की रचना। एक चतुर्भुज की जो रचना है वो विभिन्न रूपों से की जा सकती है, जिसमें पहला है चार भुजा तथा एक विकर्ण होने पर चतुर्भुज की रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले आइए हम इसे जानते हैं। तो पहले आपको हम बता दें, जो चतुर्भुज है वो चार भुजाओं की बनी हुई आकृति होती है, जैसे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी जो हैं ये इसके चार शीर्ष हैं, और ए, बी, बी, सी, डी और डी, ए या फिर ए डी कह सकते हैं इसको, ये इसकी चार भुजाएं हैं। जब हम इसके विपरीत शीर्षों ए को सी से और तथा बी को डी से मिला दें तो बनने वाली जो ये संरचनाएं हैं, यहाँ पर जो बनने वाली जो ये दोनों रेखाखंड हैं, इन्हें कहा जाता है विकर्ण। जो ये विकर्ण हैं यह भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम यहाँ पर विकर्ण और रेखाखंडों का प्रयोग करके ही ये जानेंगे कि कैसे एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। चतुर्भुज में एक अभिन्न अंग और भी होता है, जिसे कहा जाता है कोण। तो यहाँ पर ए भी एक कोण है, बी एक कोण है, सी भी एक कोण है और डी भी एक कोण है। प्रत्येक कोण को अगर हम जोड़ दें एक दूसरे के साथ में, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार इसके अंतः कोणों का योग 360 जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके प्रयोग से हम आगे अगले सवाल को हल करेंगे, जिसमें हमें कोण का उपयोग करना होगा और एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ है कि चार भुजा, तो हमारे पास चार भुजा होनी चाहिए। मान लीजिए हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है पी, क्यू, आर और एस। एक चतुर्भुज पी, क्यू, आर, एस ले लेते हैं। इसके बाद एक हमारे पास उसका विकर्ण होना चाहिए। तो पी, क्यू, आर, एस में हमारे पास रेखाखंड जो है वो होने चाहिए पी, क्यू, उसके बाद में क्यू, आर, उसके बाद आर, एस और एस, पी। हमारे पास ये चार रेखाखंड होने चाहिए। और जब इनको बनाएंगे तो हमारे पास जो कच्चा चित्र बनेगा, सबसे पहले एक कच्चा चित्र देख लेते हैं। तो कच्चा चित्र कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इसका एक कच्चा चित्र है। इसमें यहाँ जैसे इसको P, इसको Q, इसे R और इसे S नाम दे दिया जाए, तो ये हमारा PQRS एक चतुर्भुज बनेगा। और उसके बाद हमारे पास एक विकर्ण होना चाहिए। अब विकर्ण कौन सा होगा? या तो वह विकर्ण PR होना चाहिए या फिर QS होना चाहिए। यदि हमारे पास में PR उपस्थित हो, PR, तो उसके बाद हम इस चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास में PQ जो है वो होगा 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में QR जो है वो होगा 5.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम यहाँ पर RS को यदि 4 सेंटीमीटर मान लें, और उसके बाद में जो यहाँ SP है, SP को मान लें हम 6 सेंटीमीटर। तो अंत में जो हमारे पास विकर्ण मौजूद है, विकर्ण का मान यदि हम 7 माने, हमने यहाँ पर अपनी तरफ से ही कुछ मान रखे हैं जिनसे हम एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो इसकी रचना है उसको आपको ध्यान से समझना होगा, वही रचना आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। हम चाहें तो उस रचना को एक तरफ लिख भी सकते हैं। तो आइए हम उसके लिए पहले थोड़ी जगह बना लें, फिर उसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम चार भुजा तथा एक विकर्ण पर हम देखेंगे कि PQRS जो है उसका निर्माण कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो PQ है या QR, RS या फिर SP, जो हमारे पास चार रेखाखंड हैं, इनमें से हम किसी एक रेखाखंड को लेंगे और उसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेते हैं जिसका नाम होगा P और Q। तो हमने सबसे पहला जो चरण है हमारा वो पूरा किया। पहला चरण हमारा क्या होगा कि हम PQ 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो नंबर 1 पर यहाँ लिखेंगे, ये हमारी रचना कहलाएगी, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर
रेखाखंड खींचेंगे। इसके बाद आगे देखिएगा। अब इसके बाद देखिए, जब हमने इसको 4 सेंटीमीटर का खींच लिया है तो अब हमारे पास दो बिंदु हैं, एक P है और एक Q है। अब P और Q का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि P बिंदु से कौन से रेखाखंड बन रहे हैं। फिर से तो P से बन रहा है P और S जो 6 सेंटीमीटर का है। तो यहां पर अगर इस संरचना को हम समझें तो PQRS कुछ इस प्रकार बनेगी ये संरचना। तो S जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब यहां पर हम अगली जो रेखा है उस पर ध्यान देंगे। अगला है Q से R की तरफ। तो QR 5.5 सेंटीमीटर का है और यहां से दूसरी तरफ P से R जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम प्रकाल का प्रयोग करेंगे और प्रकाल में 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप भर लेंगे। जब इसमें हम 5.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे तो प्रकाल की नोक को यहां रखेंगे, जो प्रकाल की नोक है उसे यहां रखेंगे और पेंसिल जो है उसका प्रयोग करके उसको इतना खोला गया है कि वो 5.5 सेंटीमीटर की दूरी होगी उसके बीच में, और उसको Q से ऊपर R की तरफ एक चाप काट देंगे। इस प्रकार एक चाप कटेगा। इस चाप की जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद में अब हम दूसरा उसी प्रकाल में दूसरा चाप भरेंगे जो P से R की तरफ होगा, जो है 7 सेंटीमीटर का। अब हम 7 सेंटीमीटर का चाप फिर से प्रकाल में भरेंगे और उस प्रकाल का प्रयोग करके उसकी नोक को यहां रखेंगे P पर, और उसको जो R बिंदु है वो हमें यहां मिलने वाला था, इसलिए 7 सेंटीमीटर का चाप यहां से और इस प्रकार काटेंगे। जब चाप यहां से काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये बिंदु है। अब यहां पर हमें एक नया बिंदु मिल चुका है जिसका नाम है R, जो QR रेखाखंड के लिए 5.5 सेंटीमीटर का है और PR के लिए यहां से यहां की दूरी 7 सेंटीमीटर होगी। तो अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता लेंगे और इसे मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से इसे मिलाएंगे और स्केल की सहायता से हम इसको भी मिला देंगे। इन दोनों को हमने मिला दिया है। अब हम पहले इसकी संरचना जो हमने की थी, रचना की थी, उसे हम पहले यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, Q से R नंबर 2 पर QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर चाप भरा, और या फिर हम सीधा ही लिख सकते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा बिंदु Q पर तथा बिंदु P पर 7 सेंटीमीटर का चाप 7 सेंटीमीटर का चाप PR काटा। तो अब इसके बाद देखिए हमने यहां पर क्या किया था, जो QR है तो हमने QR 5.5 सेंटीमीटर था, इसको लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने चाप काटा था एक। उसके बाद आगे लिखा है कि हमने फिर बिंदु P से एक चाप काटा जो 7 सेंटीमीटर का था, तो इसकी माप भी लिख सकते हैं हम, ये 7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में अब हमारे पास में 2 रेखाएं बची हैं, 2 रेखाखंड बचे, कौन से, R से S और दूसरा है S से P। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले नीचे P से ही P से SP या फिर PS 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे। वो कैसे बनेगा, वो भी चाप की सहायता से ही बनेगा। तो सबसे पहले स्केल का प्रयोग करके हम प्रकाल में 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और उस चाप को इधर ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का काट देंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से कटेगा। जब हम यहाँ पर P से ऊपर SP यानी कि S बिंदु की तरफ एक चाप काटेंगे 6 सेंटीमीटर का, इसके बाद में हमने इस रेखाखंड के लिए जो चाप था वो काट लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस रेखाखंड की तरफ जो है RS। R बिंदु हमारे पास पहले से मौजूद है, हम R पर प्रकाल रखेंगे और हम 4 सेंटीमीटर का जो चाप हमने प्रकाल में भरा है, या फिर हम चाप भरने के बाद उस नोक को R पर रख कर यहां से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। वो कुछ इस प्रकार का होगा। और इस स्थिति में हमें एक कटान बिंदु मिलता है, दोनों चाप के द्वारा बना जो एक कटान बिंदु है यह कहलाएगा S। तो अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से S को R से मिलाएंगे पहले और फिर उसी के बाद S को P से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो हम आराम से 4 भुजा और एक विकर्ण की सहायता से 4 भुजा और एक विकर्ण की सहायता से एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो इसकी आगे की जो रचना है उसे हम लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले
आर से एस की तरफ, या फिर हम यहाँ पी से एस की तरफ कह सकते हैं। तो पी एस जो हमारा चाप था वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3, सबसे पहले पी से एस की तरफ है, तो पी एस बराबर से 6 सेंटीमीटर चाप भरकर उसे काटेंगे। किस बिंदु के लिए, एस के लिए, एस के लिए। तथा इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है हमें, आर से एस के लिए, इसके बाद आर एस बराबर से 4 सेंटीमीटर चाप, जो चाप है वह भरेंगे तथा उसे एस बिंदु के लिए आर से काटेंगे। इस प्रकार नंबर 4 पर लिखेंगे अब हम, इस प्रकार हमें बिंदु एस प्राप्त होगा। नंबर 5 पर लिखेंगे तथा, या फिर हम लिख सकते हैं अब हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस तैयार है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये चतुर्भुज आपके सामने है, जिसमें हमने 4 भुजा और एक विकर्ण का प्रयोग किया था, जिससे हमें यहां पर उसकी रचना भी प्राप्त हो गई है और यह आकृति भी हमें यहां पर प्राप्त हो गई है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आइए अब उसे हम देख लें। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे 2 विकर्ण तथा 3 भुजा होने पर। अब हमारे दूसरा पॉइंट है जिसका नाम बी रखा है हमने। तो अब यहाँ पर हम 2 विकर्ण होंगे हमारे पास में, और उसके बाद 3 भुजाएं होंगी। तो जिसमें से मैंने जिस चतुर्भुज का नाम रखा है एल एम एन ओ, इसमें एल एम रखा गया है 4 सेंटीमीटर, एम एन को रखा गया है 5 सेंटीमीटर, एन ओ को रखा गया है 6 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण एल एन जिसे 6.5 रखा है। और दूसरा जो विकर्ण हम लेंगे उसका नाम जो है वो देखिए यहाँ विपरीत होगा, जैसे एल एन था तो दूसरा होगा एम ओ। तो जो एम ओ है उसको हम मान लेते हैं जो होगा 9 सेंटीमीटर का। तो इसके बाद में अब हम संरचना का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा वो कैसे संरचना का निर्माण होगा। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी कि हम एक आधार बनाएं, और आधार के लिए हमेशा ही एक रेखाखंड की आवश्यकता होती है। तो आप इनमें से विकर्ण के अलावा कोई भी एक रेखाखंड ले सकते हैं। तो कौन सा, हम शुरुआत करते हैं एल एम से। तो एल एम सबसे पहले लेंगे, तो एल एम बराबर से होगा 4 सेंटीमीटर। तो एल एम बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। और ये हम जो रचना है वो साथ में लिखेंगे, ताकि आप रचना का प्रयोग करके बार बार सवालों को कर सको। कोई नया सवाल भी होगा तब भी आप उसे कर पाओगे। तो नंबर 1 रचना में लिखेंगे रचना। इसमें पहला पॉइंट होगा सर्वप्रथम आधार एल एम बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें एम एन दिया हुआ है, जो एम यहाँ पर है। जब हम एल एम एन और ओ इस चतुर्भुज का निर्माण करेंगे तो एल एम हमारे पास मौजूद है, एन जो है वो हमें यहाँ ऊपर मिलेगा और ओ हमें यहाँ मिलेगा। इसके लिए अब हमें आवश्यकता है सबसे पहले हम एन बिंदु का निर्माण करें। तो एन बिंदु का निर्माण किससे हो सकता है, सबसे पहले एम एन ऊपर बनाए हम, एम से एन एक चाप लेंगे जो हमारे पास रेखाखंड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, प्रकाल का उपयोग करेंगे। प्रकाल में स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और उस चाप को हम यहाँ एम बिंदु पर प्रकाल की नोक रख कर उससे एक चाप काट देंगे। तो इस प्रकार जो चाप है वो यहाँ इस प्रकार से कटेगा। तो ये चाप है, इसकी जो ऊंचाई है या फिर इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद अब एक दूसरा चाप लेंगे और वो कहाँ होगा, एल से एन की तरफ। एल एन जो एक विकर्ण है वो 6.5 सेंटीमीटर का है। इस चाप को हम प्रकाल में भरेंगे और उसके बाद फिर से इस चाप को काटेंगे। तो एल पर प्रकाल रखेंगे और उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर का जो चाप है उसे काट देंगे। तो इस प्रकार की संरचना तैयार होगी। यहां पर जो ये दोनों चाप को एक दूसरे के साथ काटने पर बना जो कटान बिंदु है ये कहलाएगा एन।
इसका नाम n है। अब हम स्केल की सहायता से इसको इससे मिला देंगे। स्केल की सहायता से n को m से मिला दिया है हमने, और उसके बाद n को l से भी मिलाएंगे। तो इस प्रकार अभी तक हमारे पास एक त्रिभुज की संरचना तैयार हो गई है, जिसमें LM 4 सेंटीमीटर था, MN जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा LN जो है वो 6.5 सेंटीमीटर, जिसमें लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। पहले अब इसकी रचना को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 पर अब हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर का LM जो है वो रेखाखंड खींच लिया है। इसके बाद हमने MN एक चाप भरा है 5 सेंटीमीटर का। अब हम MN बराबर से 5 सेंटीमीटर चाप भरेंगे तथा M बिंदु से चाप काटेंगे। इसके बाद में अब देखिए हमने यहाँ पर ये जो चाप था इस प्रकार काट दिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर LN जो चाप है, यहाँ पर जो हमने LN चाप काटा था, अब इसके बारे में लिखेंगे। अब LN चाप बराबर कितना होगा, चाप हमने लिया था यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का, तो लिखेंगे LN चाप 6.5 सेंटीमीटर काटेंगे। अब इससे होगा क्या, जिससे हमें अब एक नया बिंदु मिला है। कौन सा था वो, N बिंदु है, तो हमें N बिंदु प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिएगा, जब हमें N बिंदु प्राप्त हुआ तो उसके बाद क्या किया हमने, N से M तक एक रेखा खींची, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, और N से L तक की रेखाखंड खींचकर हमने इसको भी मिलाया था। तो अब हम लिखेंगे आगे नंबर 3 पर LN तथा NM को मिलाएंगे अब इसके बाद देखिए अब आगे क्या होता है। अब आगे हमने यहां पर LM तो बना लिया था, LN का प्रयोग कर लिया है हमने, और MN का प्रयोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में N जो है NO, N से O इधर होगा। अब हम NO का निर्माण करेंगे 6 सेंटीमीटर से, तो 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और N को केंद्र मानकर यहां पर एक हम 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो जब 6 सेंटीमीटर का चाप इधर से काटा जाएगा तो चाप कुछ इस प्रकार से होगा। तो यह चाप हमारा 6 सेंटीमीटर का कुछ इस प्रकार होगा। तो अब हम यहां आगे लिख लेते हैं नंबर 4 पर। अब 6 सेंटीमीटर का चाप कौन सा होगा, चाप NO होगा, चाप NO काटेंगे। और इसके बाद अब हमें आगे क्या करना होगा। अब देखिए अब यहां पर हम ये चाप काट चुके हैं, तो इस पर अभी भी हमारे पास ये O बिंदु जो है वो नहीं बना है। वो बनेगा कैसे, जब इस पर एक और चाप काटा जाएगा तो दूसरा जो चाप है वो बनेगा M और O से, जो 9 सेंटीमीटर है। तो अब हम 9 यहां पर M बिंदु को, अब हम M बिंदु जो है उसे केंद्र मानकर उससे 9 सेंटीमीटर का चाप सामने काटेंगे। तो अब हम आगे लिखेंगे नंबर 5 पर, M को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर का चाप कहां काट रहे हैं हम, MO काटेंगे। अब देखिएगा हमने यहां पर ये चाप काट दिया है, तो इससे 9 सेंटीमीटर का जब चाप काटा जाएगा तो चाप कुछ इस प्रकार से कटेगा। चाप काट दिया गया है, तो यहां जिस बिंदु की संरचना यहां पर जो रचना हुई है वो कहलाएगा बिंदु O। तो हम यहां आगे लिख सकते हैं नंबर 6 पर। अब बिंदु O प्राप्त होगा। और ये कहां से प्राप्त होगा हमें, जो कटान बिंदु है यहां पर दोनों चाप के द्वारा जो बना हुआ कटान बिंदु है, यह बिंदु O कहलाएगा। अब इसके बाद हम यहां क्या करेंगे, नंबर 7 पर O को यहां सबसे पहले M तथा दूसरा है L, N से तथा N से मिलाएंगे। अब देखिएगा इनको स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं।
पहले इसको बनाते हैं और ये इससे मिला दिया गया है। अब इसको हम यहाँ इससे मिला देंगे। अब हमने इसको मिला दिया है। इस प्रकार जो है अब हमारे पास में एक संरचना तैयार हुई है। अब ये जो संरचना तैयार हुई है इसमें आप देख रहे हो O और L को नहीं मिलाया गया है और ना ही इस रेखाखंड के बारे में यहाँ पर कोई बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे अब अंतिम बिंदु बचे हुए ना, तो इन अंतिम बिंदुओं को भी अपनी तरफ से एक दूसरे से मिला देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम अंत में नंबर 8, अब अंत में बिंदु L को O से मिलाएंगे, तब हमारे पास चतुर्भुज LMNO का निर्माण पूरा होगा। तो इस प्रकार जब अब हम यहां पर इसको मिला रहे हैं, देखिए O को L से मिला रहे हैं, तो अब हमने इसको मिला दिया। तो इस प्रकार L, M, N और O, अब हमारे पास जो चतुर्भुज तैयार हुआ है ये LMNO कहलाएगा, जिसमें हमने 1, 2, 3 रेखाखंडों का प्रयोग किया था और 1 और 2 इन 2 विकर्णों का प्रयोग किया है। तो हमारे पास ये जरूरी होता है कि हमारा जब 2 विकर्ण और 3 रेखाखंड हों, 3 भुजाएं हों, तभी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि और किस नए तरीके से हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 2 आसन भुजा व 3 कोण होने पर हम कैसे चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक चतुर्भुज का नाम रखा है ABCD, जिसमें AB भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC दी हुई है 6 सेंटीमीटर, कोण A 100 डिग्री का है, कोण B 80 डिग्री का और कोण C 120 डिग्री का है। अब इसके बाद हमें इस क्राइटेरिया में यहाँ पर दी हुई हमारे पास जो अभिन्न अंग दिए हुए हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है किसकी, कि हम एक आधार बनाएं। तो सबसे पहले हम एक आधार बना लेते हैं। जो आधार है वो होगा AB, तो हम एक AB आधार बनाते हैं। तो AB जो है वो होगा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर BC, हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है BC, तो हम चाहें तो पहले अगला रेखाखंड BC खींच सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह कितने डिग्री के कोण पर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु B पर जो कोण है उसे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर चांदे की सहायता से चांदे का प्रयोग करेंगे और 80 डिग्री का कोण बिंदु B पर बनाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो हमने इस रेखाखंड को खींच लिया और इस कोण को अब यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इस कोण को लगभग जब हम उससे बनाएंगे, चांदे का उपयोग करते वक्त आप चांदे को इस पर रखोगे और 80 जहाँ पर आपको दिखाई देगा वो लगभग यहाँ होगा, क्योंकि जब सीधा होगा, जब ये रेखाखंड सीधा होगा तब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये थोड़ा सा इस किरण की तरफ झुका हुआ होगा तब ये कहलाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे जो हमें बताएगा कि ये जो है ये 80 डिग्री के कोण को निर्माण करने के लिए सही स्थान है। अब इसके बाद में BC जो है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। तो BC के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से B से और ऊपर C की तरफ एक सीधा पहले रेखाखंड खींचेंगे। तो इस प्रकार ये रेखाखंड होगा जो अनंत तक जा रहा होगा। अनंत तक जब ये रेखाखंड जा रहा है तो हमें BC 6 सेंटीमीटर का चाप प्रकाल में भरना है और B पर प्रकाल की नोक रख कर 6 सेंटीमीटर का चाप हम इसमें से काट देंगे। तो हम जब चाप काटेंगे तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार होगी और जो ये कटान बिंदु होगा, यह कटान बिंदु ही C कहलाएगा। तो इस प्रकार हमें AB के बाद में C बिंदु मिल जाएगा। अब हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले AB रेखाखंड खींचा। तो नंबर 1 आधार AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। और इसके बाद देखिएगा आगे, आधार खींचने के बाद हमने क्या किया था, आधार खींचने के बाद में हमने बिंदु B पर 80 डिग्री का कोण बना है। नंबर 2, अब बिंदु B पर 80 डिग्री का कोण बनाइए। और उसके बाद में जब बिंदु B पर 80 डिग्री का कोण बना लिया है तो अब हम यहां पर जो BC है तथा BC बराबर से कितना है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर
बिंदु B को केंद्र मानकर चाप काटेंगे जिससे हमें बिंदु C प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए, तो हमने क्या किया था, अब हम बिंदु B पर 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने 80 डिग्री का कोण पहले इस पर बनाया, जो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये 80 डिग्री का कोण है। उसके बाद हमने एक चाप काटा जो 6 सेंटीमीटर का था, और इस प्रकार जब हमने चाप काटा तो जो हमें एक नया बिंदु मिला जो C कहलाया। तो हमने यहां पर बिंदु C प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अब हमारे पास में एक दो स्थितियां बची हैं, या तो हम बिंदु C पर 120 डिग्री का कोण बनाएं या फिर बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण बनाएं। तो देखिए, जब हम यहां बिंदु A पर, अब हम यहां फिर से प्रकाल का उपयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां चांदे का उपयोग करेंगे, और चांदे का उपयोग करके बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको चांदे को ए बिंदु पर सही तरीके से रखना है, और यहां देखना होगा कि कहां 100 डिग्री का कोण बन रहा है। 100 डिग्री का जो कोण है वो बिल्कुल सीधा जो है वो 90 का बनता है, और आपको बाईं ओर थोड़ा हट के 100 लिखा हुआ मिलेगा चांदे पर। तो आपको उस पर एक निशान लगा लेना, वो लगभग आपको इस प्रकार मिलेगा। तो यहां पर जब हम इस रेखाखंड का यदि निर्माण करें तो हमें यहां बनने वाला जो कोण है वो 100 डिग्री कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, अब स्केल की सहायता से आप 100 डिग्री का कोण एक पूरा बना दोगे, जिसमें जो रेखाखंड है वो अनंत तक जा रहा होगा। तो हम इसको इस आकृति से थोड़े बाहर तक बनाएंगे, और इस प्रकार इसको बनाकर रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखिएगा, हम इसको इस प्रकार बनाएंगे। तो हमने एक 100 डिग्री का कोण बना लिया है। इसके बाद में ये जो 100 डिग्री का कोण है, अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि यहां पर जो डी बिंदु है वो कहां होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। ए को हमने बनाया, अब सी पर आते हैं। बिंदु सी पर जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा। बिंदु सी पर 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी फिर से चांदे का उपयोग करने के बाद में हम यहाँ चांदा यहाँ रखते हैं बिंदु सी पर, जिससे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वो जो कोण है इस आधार पर BC आधार के अनुसार वह बाहर की ओर बनेगा। तो यहां से जब 120 डिग्री का कोण बनाते हैं वो लगभग इस दिशा में जाएगा। तो यहां से 120 डिग्री का कोण कुछ इस प्रकार जाएगा, और जब यह इस कोण की जो ये रेखा है, जो कोण की यह रेखा है, यह यहाँ A वाली रेखा को, A से जो D की तरफ रेखाखंड जा रहा था, इसको काटेगा। तो यहाँ हमें एक नया बिंदु, कटान बिंदु मिलेगा जो कहलाएगा D। तो इस प्रकार हमें C पर कोण बनाने और A पर कोण बनाने की वजह से एक D बिंदु प्राप्त होगा। जो दोनों ही रेखाखंड जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, उनकी वजह से हमें D बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, एक नए बिंदु का निर्माण कर लेंगे, और यहाँ हम पहले लिख लेते हैं यह 120 डिग्री का कोण था। तो इस प्रकार यहाँ एक संपूर्ण चतुर्भुज की संरचना तैयार हो जाती है। तो आइए अब इसको पहले लिख लेते हैं कि कैसा किया है हमने। नंबर 3 पर देखिएगा, हमने बिंदु A पर लिखेंगे, बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण बनाएंगे तथा बिंदु C पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखिएगा, हमने दोनों बिंदुओं पर कोण बना लिए हैं, जिससे इनके कटान बिंदु हमें एक नए बिंदु D का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो देखिए, इससे हमने क्या किया था कि यहां पर जो 100 डिग्री का कोण बनाया और यहां पर 120 डिग्री का कोण, तो इससे हमें बिंदु D मिला। तो दोनों ने यहां पर बिंदु D को बनाने में हमारी सहायता की है। तो इसके बाद में नंबर 4 पर हम लिखेंगे, तो इस प्रकार हम चतुर्भुज ABCD का
निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आप एक चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर आपको चतुर्भुज निर्माण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता थी? 2 आसन भुजा और 3 कोण की। तो आसन भुजा एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। आसन भुजा कैसे कहते हैं? जब कोई 2 भुजा एक साथ बनी हुई हो। एक साथ कैसे? जब एक भुजा का अंतिम बिंदु दूसरी भुजा का प्रारंभिक बिंदु हो, तब उसे आसन भुजा कहा जाता है। और आसन कौन कौन से होते हैं? एक ही भुजा के लिए एक ही भुजा पर दोनों तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, तो जो हम जिसमें जानेंगे कि किस प्रकार हम एक नए प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए उसे जानते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 3 भुजा और उनके बीच के 2 कोण। या अब हम जो चतुर्भुज की रचना करने वाले हैं उस चतुर्भुज में 3 भुजा हमें पहले से दी हुई होंगी और उसके बाद में 2 कोण वहां पर दिए हुए होंगे, जो कहाँ होंगे? उनके बीच के। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है WXYZ। हम एक चतुर्भुज WXYZ का निर्माण करेंगे, जिसमें WX 5 सेंटीमीटर है, XY 6 सेंटीमीटर और YZ 7 सेंटीमीटर है। लगातार 3 भुजाएं हमें दी हुई हैं और उनके बीच में कोण X और कोण Y जो है 90 डिग्री और 110 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक आधार बनाएंगे, जैसा कि हम सबसे पहले बनाते ही हैं। तो WX 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले WX 5 सेंटीमीटर, ये W, ये X 5 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम एक आधार का निर्माण करते हैं 5 सेंटीमीटर के WX की। उसके बाद में यहां पर X पर एक 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो इस प्रकार बिल्कुल सीधा बनेगा ऊपर की तरफ और जो अनंत तक जा रहा होगा। यहां पर X बाई जो है, X से बाई ऊपर मिलेगा हमें। X बाई 6 सेंटीमीटर का है, तो हम एक प्रकार लेकर उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और X को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से काट देंगे। तो यहां पर जब 6 सेंटीमीटर का चाप हमने काट दिया है, तो हमें एक नया बिंदु मिल चुका है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम Y है। तो WX और Y हमें मिल चुका है। इसके बाद में Y बिंदु पर हम देखेंगे कि Y बिंदु पर हमें एक कोण भी दिया हुआ है और एक YZ के लिए एक भुजा दे रखी है। तो हम इसके बाद में आगे देखते हैं कि हम यहाँ सबसे पहले Y बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो 110 डिग्री का कोण है वो हम देखेंगे कि जो सीधा कोण जो होता है वो 90 डिग्री का है। तो यह इससे थोड़ा बाहर की ओर होगा। तो हम देख सकते हैं लगभग यह कोण इस दिशा में होगा। तो हम यहाँ इसको कोण को आगे बढ़ा देंगे और ये एक 110 डिग्री का कोण होगा। तो हम यहाँ इस 110 डिग्री के कोण को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे और Y बिंदु से Z बिंदु की तरफ एक चाप काटेंगे 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि YZ बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस कारण हम प्रकाल में 7 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और उसके बाद में ये जो 7 सेंटीमीटर का चाप है, Y को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप हम यहाँ से काट देंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक चाप काटते हैं जो 7 सेंटीमीटर का होगा और जो हमने X बाई जो बनाया था वो 6 सेंटीमीटर था। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर चाप काटने पर इस रेखाखंड पर हमें बिंदु Z जो है वो भी मिल चुका है। तो अब हमारे पास में W, X, Y, Z चारों बिंदु मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास में WZ जो है वो रेखाखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए स्केल की सहायता से Z को W से मिला देंगे, जिससे हमारे सामने जो ये चतुर्भुज है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक कोण ये है और एक ये कोण है जो 110 डिग्री का था और यह 90 डिग्री का कोण है। तो 3 लगातार भुजा होने पर और 2 कोण होने पर हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार इस चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। तो आइए अब इसकी रचना को भी लिख लें। तो देखिए रचना कैसे होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पर WX बराबर से, तो जो WX था वो है 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, रेखाखंड खींचते हैं। नंबर 2, इसके बाद क्या किया है हमने? X पर यहां लिखेंगे X बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके बाद में जब हम 90 डिग्री का कोण बना चुके हैं तो X से Y की तरफ, तो अगले नंबर 3 बिंदु पर लिखेंगे X Y। अब यहां पर हम X Y जो है, जैसा कि हमने यहां बनाया था, X Y एक चाप खींचेंगे। X Y बराबर 6 सेंटीमीटर का चाप खींचते हैं जिससे हमें
बाई बिंदु प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए नंबर 4 पर आगे क्या होगा। नंबर 4 पर अब जो है हमें बाई बिंदु मिल चुका था। अब बाई बिंदु के बाद में बिंदु बाई पर 7 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, जो कितने पर होता है, 110 डिग्री के कोण पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बिंदु बाई पर 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब उस पर 7 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, यहां पर पहले 110 डिग्री का कोण बनाया, फिर उस पर हमने एक 7 सेंटीमीटर का चाप काटा। चाप काटने से क्या होता है, नंबर 5 पर लिखते हैं, चाप से, या फिर लिखेंगे इससे हमें क्या मिला है, बिंदु जो है Z बिंदु प्राप्त होता है। अब इसके बाद क्या करना है, Z बिंदु को W बिंदु से हम लिखेंगे, बिंदु Z को W से मिलाएंगे। बिंदु Z को W से मिलाएंगे, इससे चतुर्भुज WXYZ का निर्माण पूर्ण होगा। तो अब हम नंबर 6 पर लिख सकते हैं, इस प्रकार हमारा चतुर्भुज WXYZ तैयार है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज है WXYZ तैयार होता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि जो हमारा ये चतुर्भुज की जो संरचना थी या फिर जो रचना थी वह हमने पूर्ण कर ली है। तो किस प्रकार से चतुर्भुज को बनाया जाता है। अब इसके बाद में हम हमारे अगले टॉपिकों को देखेंगे, जिसमें हम वर्ग को बनाना सीखते हैं, आयत को बनाना और एक समचतुर्भुज को बनाना भी सीखेंगे। तो आइए उन्हें देखें। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्ग तथा आयत की रचना। अब जैसा कि हमने चतुर्भुज की रचना के बारे में समझा था कि चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, उसी प्रकार से वर्ग है, आयत है, या फिर समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सभी चतुर्भुज के ही प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अब कैसे वर्ग की या फिर आयत की रचना कैसे की जाती है। तो इसमें हम रचना लिखने वाले नहीं है, बस हम यहाँ पर आपको रचना करके दिखाएंगे कि रचना जो है वो कैसे की जाती है। उसके बाद जो जैसा हम इसमें कर रहे हैं वैसा ही यहाँ पर रचना में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद आयत के बारे में। यहाँ पर जब वर्ग, आयत या किसी भी चतुर्भुज जिसका एक नाम दिया हुआ हो, उस चतुर्भुज का जब निर्माण किया जाता है तो उसके सभी गुणों को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ जब उसके गुण आपको याद होंगे तभी उसका निर्माण करना संभव हो पाएगा। तो देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि एक वर्ग का हमें निर्माण करना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस कारण से इसकी जो सभी भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है ABC और D। तो जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा। तो सबसे पहले AB बनाएंगे, ये AB होगा जो 5 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात, सभी भुजा लिख सकते हैं हम, सभी भुजा समान होती हैं। और नंबर 2 पर लिखेंगे हम, नंबर 2, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिएगा अब यहाँ पर जो भुजा है वो सभी समान होंगी, तो हमें किसी भी भुजा की माप की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि एक भुजा हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो अब प्रत्येक बिंदु पर जो 4 शीर्ष मौजूद हैं उन चारों शीर्षों पर हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसी प्रकार से ए पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद अब हम क्या त्रिकाल को काम में लेंगे। त्रिकाल आपको लेनी है और त्रिकाल लेने के बाद में उसमें हम इसी भुजा के बराबर
5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और पहले एक बार ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और एक बार बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। तो यहां पर दोनों ही तरफ बी के ऊपर वाली भुजा पर हमें सी बिंदु प्राप्त होगा और ए के ऊपर वाली भुजा पर हमें डी बिंदु प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें ए बी बिंदु पहले से मौजूद थे और हमें यहाँ पर जो सी और डी है वो भी मिल चुके हैं। तो अब हम इनको स्केल की सहायता से मिला देंगे और इनको मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारे सामने एक वर्ग जो है उसकी संरचना तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार आप वर्ग का निर्माण कर सकते हो। अब आयत में देख लीजिएगा, आयत में क्या होता है। आयत भी बिल्कुल इसी प्रकार है, क्योंकि उसमें जो भुजाएं समान है वो नहीं होती, इसलिए वहां पर लंबाई और चौड़ाई पहले से दी हुई है। और यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण इसमें भी 90 डिग्री का ही होता है। इस कारण इसकी संरचना भी आसान हो जाती है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आयत का जब निर्माण कर रहे हैं, पहले उसका कोई नाम रख लेते हैं, PQRS। अब इसमें हम जैसे PQ जो है उसको मान लेते हैं 5 और जो QR है, QR बराबर मान लेते हैं 4। तो सबसे पहले एक आधार बनाएंगे PQ। तो हमने एक आधार बनाया PQ जो 5 सेंटीमीटर का है। इसके बाद में हम जानते हैं कि आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। दोनों तरफ हमने एक 90 डिग्री का कोण बना लिया है। इसके बाद में बिंदु P पर और बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद, जैसा कि हम आयत में जानते हैं, आयत में क्या है, PQ बनाने के बाद हमें QR बनाना था जो 4 सेंटीमीटर है। तो हम प्रकाल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और Q बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। हमने यहाँ पर चाप काट दिया। आयत क्या कहता है कि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो बराबर हो जाएगा किसके, PQ बराबर होगा RS के। और दूसरा यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेते हैं जिसमें QR जो है वो बराबर होगा PS के। तो इस प्रकार से देखिए PQ जो है यहाँ पर PQ किसके बराबर हो जाएगा, RS के बराबर होगा। लेकिन जो QR है, जो QR था वो बराबर होता है PS के, P से S के लिए। तो इस कारण यहाँ जितनी लंबाई का हमने चाप काटा है उतनी लंबाई का चाप यहाँ पर होगा। ये 4 सेंटीमीटर का चाप था, तो यहाँ पर भी हम 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे जो इस प्रकार काटा जाएगा P को केंद्र मानकर। इसके बाद हम इस बिंदु को, जो यहाँ पर बिंदु का निर्माण हुआ है उसका नाम है R और इसका नाम था S। तो यहाँ पर R को S से मिला देंगे स्केल की सहायता से और इस प्रकार एक आयत का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो आप आयत का निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं जिसमें हम एक समचतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर, जो अंतिम बिंदु भी है जिसमें है समचतुर्भुज का निर्माण। अब हम समचतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे। वो कैसे होता है, समचतुर्भुज का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें आपको हो सकता है सवाल के लिए बस 2 विकर्णों को दिया गया हो। तो यहाँ पर जो JKLM एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं जो समचतुर्भुज है, और हम यहाँ पर JL और KM 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, JL दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, हमें दोनों विकर्ण दिए हुए हैं और इनकी सहायता से अब हमें क्या करना होगा, समचतुर्भुज का निर्माण करना है। लेकिन उससे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में विकर्णों की क्या भूमिका होती है, जो विकर्ण है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो हम यहाँ देखो लिख रहे हैं आपके सामने, जो विकर्ण है तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा जब पहले कि जो समचतुर्भुज है उसके जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब का मतलब होता है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और समद्विभाजक का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को बराबर लंबाई में भी काटते हैं। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में इन दोनों विकर्णों से हम इस पूरे चतुर्भुज का निर्माण करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना होगा, एक JL रेखाखंड जो है उसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने JL 6 सेंटीमीटर, JL जो है वो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक कैसे होता है,
यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब भी किसी रेखाखंड का आपको दो भागों में उसे बांटना हो, जब उसका समद्विभाजक करना हो, समान दो भागों में से बांटना है, तो आप पहले उसकी लंबाई, जो आधी लंबाई है उससे अधिक का कोई भी लंबाई, जैसे मान लीजिए 6 दी हुई है तो 6 का आधा 3 होगा, तो 3 से अधिक का चाप आप क्या करोगे, प्रकाल में भर लीजिए। उसके बाद एक बार जे को केंद्र मानकर इस प्रकार चाप काटिए ऊपर की ओर और एक चाप नीचे काटिएगा। इसके बाद में बिल्कुल इसी चाप को बिना खराब किए हुए एल को केंद्र मानना है। फिर उसके बाद में फिर यहां से भी वही प्रक्रिया दोहरानी है, जो चाप काटना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने चाप काटा है, अब ये दोनों कटान बिंदु हमें मिल चुके हैं और इनसे हम क्या करेंगे, अब इस दोनों रेखाखंडों को, जो दोनों कटान बिंदु है, इनको रेखाखंड से होते हुए मिला देंगे। जब इनको मिलाया जाएगा तो इस प्रकार ये एक दूसरे को इस प्रकार काटेंगे और यहाँ पर जहाँ ये बिंदु जब एक दूसरे को मिलाने पर जिस रेखा का निर्माण हुआ था, उससे एक हमें नया बिंदु मिलेगा JL पर, जो इनका मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या होगा, ये अब एक मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु पर हम, क्योंकि हमें समद्विभाजक चाहिए था, हमें समद्विभाजक मिल गया। मध्य बिंदु पर अब हम समान दूरी पर, देखिएगा अगला जो हमारा विकर्ण था वो 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर का अगर हम आधा करें तो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का जो आधा है वो 3.5 होता है। अब हम एक चाप प्रकाल लेंगे और उसमें 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। सबसे पहले यहां पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे ऊपर की ओर, इस प्रकार काट दिया। एक चाप नीचे की ओर काटेंगे, इस प्रकार काट दिया। अब इसके बाद में इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम हम फिलहाल के लिए O रख लेते हैं। इस O बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होगा, ऊपर से जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार जब हम ये रेखाखंड खींचते हैं, जो इस बिंदु से होकर जाता है, वो क्या करेगा, जो हमने चाप काटे थे उनको काटेगा, जिससे हमें 2 कटान बिंदु मिलेंगे, एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे की तरफ। जो कटान बिंदु हैं, अब नीचे की तरफ जो बिंदु मिला था ये होगा हमारा K बिंदु, उसके बाद J, K, L और इसके बाद ऊपर वाला जो बिंदु है वो M होगा। अब हमें 4 बिंदु मिल चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस इन चारों बिंदुओं को और स्केल की सहायता से, फुटा या पैमाने की सहायता से एक दूसरे से मिलाएंगे और इस प्रकार हमारा जो समचतुर्भुज है वो पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए कैसे मिलाना होगा, आप इससे इसको मिलाइएगा, इसके बाद इस बिंदु को आप इससे मिलाओगे और उसके बाद इस बिंदु को इससे मिलाओगे और इसे इस संरचना से। इस प्रकार JKLM एक जो समचतुर्भुज है उसका निर्माण होता है। और यह जो समचतुर्भुज है इसमें जो विकर्ण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि समचतुर्भुज के निर्माण में आपको विकर्ण के लिए उनका लंब समद्विभाजक जो ये गुण है ये आपको उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। यदि इसके अलावा कोई भी और चतुर्भुज आ जाता है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, उसका निर्माण अगर आपको दिया जाए तो उसका निर्माण आप कैसे करोगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, जिसमें अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अगले चैप्टर के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।